मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। बिना किसी देरी के मैं आपको सीधा वीडियो पे ले चलता हूँ। आज मैं आपके सामने सिटीज भाग 1 गद्य खंड 9th क्लास का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ आपके सामने, लहासा की ओर। उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी सिलेबस है 9th क्लास, सीबीएसई बोर्ड एंड भिवानी बोर्ड, एचबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जितने भी बच्चे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। आपके सामने लहासा की ओर सेकंड लेसन है, उसके जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। चलिए पढ़ते हैं अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है थोंगला के, ध्यान से सुनिए, आपने लेसन पढ़ा है उसी में से आंसर है। ये क्वेश्चन है थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगों के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र भेष में भी उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? यानी पहले जो उनको एक स्थान मिला था रहने के, वो एक भिखमंगे के भेष में थे, यानी फटे पुराने उनके कपड़े थे, अच्छे ढंग से नहीं दिख रहे थे वो खुद, उसके बावजूद भी उनको रहने के लिए स्थान मिल गया था। लेकिन जो दूसरी बार वो वहाँ गए, दूसरी यात्रा के दौरान वहाँ देखा तो भद्र वेश में, यानी अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छा उनकी वेशभूषा थी, फिर भी उनको ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, क्यों? कारण क्या है? आपकी नज़र में क्या कारण हो सकता है? देखिए, पढ़ते हैं क्या हो सकता है लेसन के आधार पर। उन्हें रहने के लिए उचित स्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे वहाँ शाम के समय पहुँचे थे। इस समय वहाँ के लोग छंग पीकर अपने होशोहवास गंवा बैठते हैं, यानी जो नशीला पदार्थ है वो पी करके वो सो जाते हैं और वहाँ उनको होश नहीं रहता, यानी वो किससे बात कर रहे हैं, कौन उनके सामने है, कैसे बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल होश नहीं होता। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। उनकी मनोवृत्ति का मतलब उनकी मानसिक स्थिति, सोचने समझने की क्षमता, उनका ढंग, देखने का तरीका, दूसरे व्यक्ति को अटेंड करने की जो ताकत है उनके अंदर, वो बदल जाती है। इसीलिए उनके भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, यानी वो वहाँ ठहरने के लिए उनको उचित स्थान उस वेशभूषा के कारण भी नहीं मिला। कारण क्योंकि वो शाम का समय था और लोग वहाँ पे नशीला पदार्थ पी करके वो सो जाते हैं, या उस समय वो इस स्थिति में नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल हटना नहीं है, ध्यान से सुने, देखें, लिख के देखें, नोटबुक में राइटिंग का कार्य वो भी करते रहें, साफ सुंदर कार्य है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय एक बार क्वेश्चन, और क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसी के हिसाब से आप उसका आंसर दे दीजिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? कि वहाँ हथियार रखना अपने पास में गैर कानूनी था, तो लोगों के मन में भय कैसा था? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लोग पिस्तौल, बंदूक लिए घूमते फिरते थे। डकैत यात्रियों को मार उनका सामान लूट लेते थे। इस प्रकार यात्रियों को सदा अपनी जान माल का भय बना रहता था कि न मालूम कब उन्हें लूट लिया जाए तथा जान से मार दिया जाए। यानी वहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं था जो पिस्तौल इत्यादि रखने के लिए, तो और न ही कोई ऐसा कानून बनाया गया था। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, जो लूटमार करने वाले लोग हैं, वो हमेशा अपने पास पिस्तौल, बंदूक, ऐसे घातक जो हथियार है वो रखते थे। और ये सब काम वो यात्रियों को लूटने के लिए, उनको मारने के लिए करते थे, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कई निर्जन स्थान थे, वहाँ पे कोई लोग उनको मिलते भी नहीं थे। और ऐसा वो करते थे अपना धन प्राप्ति के लिए, लोगों को लूटने के लिए। तो लोगों को लूटने से पहले वो उनको मार भी देते थे, ऐसा भी वहाँ पे होता था। इसलिए लोगों के मन में भय था, खास करके आम जनता के और खासकर घूमने वाले लोगों के में, जहाँ पे सैलानी जाते थे, पर्यटक जाते थे, वो डरते हैं, और आम जनता भी वहाँ के डर का माहौल बना हुआ है। तो ये एक प्रकार के लोगों के मन में भय का माहौल था। तीसरा क्वेश्चन, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों के से किस प्रकार पिछड़ गया था? यानी वो रास्ते में भटक कैसे गया था, पिछड़ कैसे गया था, पीछे कैसे रह गया अपने साथियों से, कारण क्या था? लेसन में हमने पढ़ा था इसके बारे में। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। वह उस घोड़े को जोर देने लगता तो उसका घोड़ा और अधिक सुस्त हो जाता था। यानी जो उन्होंने घोड़े लिए थे किराए पर, या उस लंकोर के ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए जो घोड़े लिए थे, वो घोड़े
अधिक सुस्त थे, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त वो घोड़े नहीं थे। इसी वजह से वो रास्ता भटक गए। जब उनको वो आगे चलने के लिए प्रेरित करते या उनको ज़ोर से वो घोड़े पर आगे बढ़ने के लिए जोर देते तो घोड़ा और ज़्यादा सुस्त हो जाता, यानी हल्के में उसको हल्का हो जाता। जब दो रास्ते फूट रहे थे, यानी आगे चल कर के दो रास्ते निकल रहे थे, एक सड़क से दो रास्ते या एक रास्ते से दो रास्ते अलग अलग हो रहे थे, तब वह घोड़े को वहाँ से बाएं रास्ते पर मील 1.5 मील चला गया तो पता चला कि गलत रास्ते पर जा रहा है। यह रास्ता भी भटक गया था, वहाँ दो रास्ते होने के कारण उनको पता नहीं चला सही रास्ते का, इसलिए वो गलत रास्ते पर भी चला गया था। लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था, वहाँ से लौटकर उसने सही रास्ता पकड़ा। इस प्रकार वो दूसरे साथियों से पिछड़ता चला गया, यानी काफ़ी दूर चला गया था। पहले रास्ते पे वापस आया तो उनको काफ़ी टाइम लग गया था। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या कारण था? दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि वहां एक मंदिर में उसे बुद्ध वचन की 103 पोथियां मिल गई थी। इनमें से एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। वह इन पोथियों के पठन पाठन में ही लीन हो गया, यानी पढ़ने में इतना व्यस्त हो गया कि उनको रोक नहीं पाया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जब लेखक तिब्बत की यात्रा पर गए तो उनको किन किन विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? तो ये तो आप बिल्कुल आसानी से उत्तर दे सकते हो अगर लेसन आपने पढ़ा है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे दुर्गम मार्ग की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी। दुर्गम का मतलब जहाँ पे जाना मुश्किल हो। मार्ग में मार्ग में मामूली स्थानों पर रुकना पड़ा। डाकुओं लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों के समान टोपी उतार कर और जीप निकाल कर उसे दया की भीख मांगते हुए पैसा मांगा उसने। जब उनको पता था कि यहाँ काफ़ी डाकू लुटेरे रहते हैं, वो आदमियों को मार भी देते हैं लूटने के इरादे से, तब उन्होंने उनसे बचने के लिए जो अपना वेशभूषा है उसको बदल लिया था और भिखमंगे की वेश में उनसे भीख मांगी। ऐसा भी उन्होंने किया था, ये भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेखक का घोड़ा बड़ा सुस्त था जिस कारण वो साथियों से पिछड़ गया था, वो गलत रास्ते पे चला गया। लेखक को सुमति के क्रोध का शिकार भी बनना पड़ा था। भार वाहक न मिलने पर लेखक को अपना सामान भी खुद भी अपने साथ लाद कर अपनी यात्रा करनी पड़ी थी। खाने पीने को जो भी मिला उसी में गुजारा करना पड़ा, यानी उनको पसंद के खाने पीने की चीज़ें भी ज़्यादा नहीं मिली, जो वहाँ पे मिला उसी के अनुसार भी उसको गुजारा करना पड़ा था। प्रस्तुत वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत समाज या तिब्बती समाज कैसा था। यानी ये जो लेखक की जो यात्रा है उसके आधार पे हमें वर्णन करना है कि जो उस समय की जो तिब्बत की यात्रा थी लेखक की वो कैसी रही। उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है। लोग बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे ताबीजों को अपनी सुरक्षा का आधार मानते थे। समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। लोग बंदूक पिस्तौल आदि लेकर खुलेआम घूमते थे। मार्ग में चोर लुटेरे का डर रहता था। डकैत यात्री को मार देते थे। वही सारी बातें हैं। किसी प्रकार का वहाँ एक और भी बात हमें पता लगती है कि वहाँ जब कोई नया व्यक्ति वहाँ पे किसी पे घर पे जाता है, चाय दे के बोलता है, तो घर की महिलाओं को अंदर तक जाकर के घर की बहू बेटियों को भी सीधे बोल सकता है और वो उनको चाय बना के ले। इस आधार पर पता लगता है कि समाज में जो छुआछात है, जाति प्रथा है, भेदभाव की स्थिति है, वो वहाँ उस समय नहीं थी। स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती थी। अपरिचित जो लोग थे यानी बिना जान पहचान वाले लोग हैं उनको भी घर में भीतर तक आने की परमिशन थी, मनाही नहीं थी। यात्रियों को अभाव था, खाने पीने की सुविधा दी जाती थी। आवास और रहने की जो सुविधाएं हैं खाने पीने की वो भी मिलती थी। ये लोग छंग नामक मादक पेय का पान करते हैं। ये एक थोड़ी सी उनके लिए नेगेटिव जो बात है, नकारात्मक वाली बात है, बाकी सब कुछ अच्छा वहाँ पे था। 7वां क्वेश्चन है, मैं अपना अब पुस्तकों के भीतर था नीचे दिए वाक्य में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो आप 4 ऑप्शन पढ़ सकते हो। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। मैं पुस्तकों के भीतर था यानी जो उनके बुद्ध रचित जो पुस्तकें थी, पोथी थी, हस्तलिखित जो एक जो पोथी का वजन 15 शेर से भी ज़्यादा था, तो वो पोथियाँ पढ़ने में मस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमति की यजमान और अन्य परिचित लोग दिन भर हर काम में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व को किन परिस्थितियों में चित्रण कर सकते हैं। यानी जो सुमति है उसका जो करेक्टर लगभग इसमें बताना है, वो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो सुमति इस क्षेत्र के लोगों से अच्छी प्रकार से परिचित था, यानी काफ़ी जान पहचान वाले इस एरिया में बहुत ज़्यादा उनके लोग थे। वहाँ के लोग भी सुमति का आदर करते थे। सुमति अपने यजमानों के लिए बोध गया के वस्त्रों के गंडे लेकर आता था।
यानी जब भी वो वापस आता तो उनके लिए उपहार भी लेके आता था। व्यवहार कुशल, अच्छा व्यवहार उनका था। मृदुभाषी यानी बड़ा सरल स्वभाव का, अच्छी मृदुभाषी मतलब कोमल भाषा थी उसकी, बोलने का तरीका बड़ा सरल था, शांत सा था। अच्छे सही यात्री थे, यानी जिसके साथ भी यात्रा करते उनका पूरा सहयोग करते। स्नेह तुष्टा स्वभाव के व्यक्ति थे, यानी बिल्कुल अच्छे कुशल स्वभाव के व्यक्ति थे। लेखक लंकोर का मार्ग भूल जाता है तो देर से पहुंचने पर सोमती लेखक पर क्रोधित हो जाता है, परंतु समझाने पर शांत भी हो जाता है, यानी अंडरस्टैंडिंग मेथड उनके पास वो भी है। तो ये उनका एक प्रकार से करेक्टर था, ये आप पेपर में लिख सकते हो। 9th क्वेश्चन, हालांकि उस वक्त मेरा फेस ऐसा नहीं था कि उससे उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। लेखक उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में उचित है या अनुचित व्यवहार कैसा होना चाहिए, विचार व्यक्त करने हैं। यानी ये प्रश्न वैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सीधे शब्दों में बता दूं, ये पूछना चाहता है क्वेश्चन के माध्यम से कि जो हमारी वेशभूषा है उसके आधार पे हमारे व्यवहार का आंकलन करना, या हमारे एक प्रकार के चरित्र के बारे में जानना, हमारी वेशभूषा के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करना, ये कहाँ तक उचित है, विचार व्यक्त करना आपको। इसको आप अपने विचार से अपने आस पड़ोस के लोगों की वेशभूषा देखिए, आपकी वेशभूषा देखिए, तो उसके आधार पे किसी व्यक्ति के मूल्यांकन करना, उसके बारे में टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक दशा का सब चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की दशा आपके शहर या राज्य से किस प्रकार की है। यानी ये क्वेश्चन जो तिब्बत की जो यात्रा के दौरान लेखक ने तिब्बत की जो स्थिति बताई है, किस प्रकार के वहाँ पहाड़ियाँ थी, कैसा लोग थे, क्या क्या वहाँ पे थे, किस प्रकार के लोग थे, उनका व्यवहार कैसा था, ये सारी की सारी बातें वहाँ पे आपको दिखाई गई हैं, और क्या क्या सुविधाएं थी वहाँ पे। और दूसरी बात इसमें जोड़िए लेखक ने, जो आपके शहर से, यानी आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी स्थान पे रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, उसकी और तिब्बत की जो स्थिति है उसका सब चित्र में अंतर कितना है। पहले तिब्बत वाला आप बताइए, उसके बाद अपने शहर की। तो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको एक प्रकार से चिंतन जो शैली है, आपका जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि करती है, चिंतन आपका बढ़ता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, नए नए शब्द आपके पास आते हैं, अपनी अभिव्यक्ति है वो आप यहाँ कर सकते हो। तो आप करके देखिए क्वेश्चन। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। यानी कहने का मतलब आप कहीं भ्रमण पे गए हो, घूमने गए हो, कहीं भी आपको मौका मिला हो स्कूल का के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, कहीं भी किसी भी स्थान 1 दिन 2 दिन का आपको घूमने का अगर अवसर मिला है किसी पर्यटक स्थल पर, या अपने आस पड़ोस के कहीं भी ऐसा स्थल जहाँ पे आपको लेके गए हैं कि स्कूल के टीचर हैं, तो उस स्थान के जो भ्रमण आपने किया, वहाँ देखा, उसका वर्णन जैसे लेखक ने तिब्बत का किया है, वैसे ही आप कहाँ घूमने गए थे उसका अनुभव आपको साझा करना है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अपने विचार से अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में इस तरह के अनुभव है वो साझा करने चाहिए। तो ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे। तो इसमें जो 8-9 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है, उसको समझा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन चाहे 20 दे दे, 30 दे दे, कितने क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो आपको मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं, इस पेज पे आपको क्वेश्चन जो दिखाई दिए हैं या जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आंसर उनके हैं, वही क्वेश्चन आंसर आप लिखो। आपके सामने कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो सकती है, आपको जो आंसर इसके देने हैं वो अपनी समझ से देने हैं, पाठ के आधार पर। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस बात ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर आप दें, उसी वे में आपको आंसर इसका देना है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो तो NCERT 10th क्लास हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल का जो लिंक है उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके साथ ही आपको NCERT +2 क्लास का जो सिलेबस है वो भी मिल जाएगा, उसका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ। अगर कोई भी अभिभावक या टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।